हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अधिवक्ता साहित्यकार डॉक्टर रघुनाथ मिश्र जी। डॉक्टर रघुनाथ मिश्र जी आज से 15 साल पहले इस STN चैनल पर आए थे और आज फिर हमारे आग्रह पर ये दोबारा हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। डॉक्टर रघुनाथ मिश्र जी से इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और इनकी साहित्यिक यात्रा कब से आरंभ हुई इस बारे में इनसे बखूबी हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर रघुनाथ मिश्र जी से। डॉक्टर मिश्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी गौतम साहब, धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद आपके स्टूडियो में आना हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पुरानी यादें जो है कई बार बहुत कुछ देती हैं और न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए, समाज के लिए। तो मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि जब मैं यहाँ आया था तो 16 साल पुरानी बात हो गई 2008 में। और साक्षात्कार तो क्या कहें, बातचीत थी। और साक्षात्कार तो एक तरह से मैं जहाँ तक समझता हूँ एक औपचारिक सी चीज़ हो जाती है। और साक्षात्कार शब्द को अगर हटा दिया जाए एक मुलाकात हाँ, मतलब ये मुलाकात है और मुलाकात में जो दम है, मुलाकात में जो एक शक्ति है तो वो अट्रैक्ट करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, जिसे जो है आकर्षण का नियम कह सकते हैं अपन, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मुलाकातें तो बहुत कुछ दे जाती हैं और कुछ मुलाकातें बहुत कुछ ले भी जाती हैं। अगर ले भी जाती हैं तो कहीं न कहीं वो छोड़ जाती हैं। तो अब आपने साहित्य यात्रा की बात करेंगे बाद में। पहले मैं मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी करा दूं, क्योंकि ये समय की मर्यादा को भी ध्यान में रखना है। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, एकदम भरी हुई हैं, ढेर सारी कंप्यूटर की तरह सिर्फ कमांड लेने की देर होती है। तो मैं यूँ अगर सही कहूँ, ईमानदारी से कहूँ, तो जब मैं 11 साल का था तब से मैंने लिखना शुरू किया। इस हिसाब से 63-64 साल हो गए मुझे लिखते हुए। लेकिन असली लेखन मैं तब से मानता हूँ जब मैं 12वीं क्लास का छात्र था और मेरी उम्र थी उस समय 49 में मैं पैदा हुआ था, 23 सितंबर 1949। ये मेरी वास्तविक जन्म तिथि है और सरकारी जन्म तिथि भी एक हुआ करती है, जिसमें माता पिता बड़ी कम उम्र लिखा देते हैं, जिससे ज़्यादा दिन तक सेवा करें तो वो है मेरी जो सरकारी तिथि है 2 जुलाई 1952। लेकिन हमारे माता पिता ने, हमारे पिताजी ने जो सोचा था, वो खुद हेडमास्टर थे, तो उन्होंने सोचा था कि इसका मुझे लाभ मिलेगा, लेकिन वो लाभ मुझे नहीं मिला। और हार्डली 1997 में मैं बताता चलूँ कि मैं 73 में कोटा आया था और 73 से लेके 77 तक लगभग यहाँ के साहित्यिक जो परिदृश्य है, लिटरेरी सिनेरियो है, उससे लगभग कटा रहा। और 75 में मैंने JK ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद जो है धीरे धीरे मुलाकातों का, मिलने जुलने का दौर शुरू हुआ। तो मैं एक बहुत छोटे से गांव में, उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गांव में, जी चंदा पार के नाम से जो जाना जाता है गांव, और बस्ती ज़िला हुआ करता था उस समय। बाद में मायावती ने हमारे तहसील हेडक्वार्टर को संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट बना दिया। बस्ती ज़िले में से वो एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया हमारा। और इस तरह से स्वर्गीय श्रीमती, अब देखिए
याददाश्त का आलम जी कि मैं सोनमती मिश्रा याद आया। मुझे 1.5 साल का छोड़ के वो इस दुनिया से विदा हो गई थी और 14.5 साल की उम्र में मेरे फादर भी चले गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का और हमारे पिताजी का एक ही साल होता है। मेरे पिताजी 9 अप्रैल 1964, 9 अप्रैल 1964 और पंडित जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 को उनका देहावसान हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वो 8वीं क्लास तक गांव में हुई। उसके बाद मैं भिंड मध्य प्रदेश में चला गया मेरे ब्रदर के साथ। इंटर कॉलेज मैंने कंप्लीट किया अपना तो 69 में, उसमें मैं 19 साल का होता था। और उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद एक हिंदी साहित्य में विशारद भी किया। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई लिखाई 73 पास आउट हुआ मैं। पोस्ट ग्रेजुएशन किया एमए इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी, जो अब अंबेडकर नगर यूनिवर्सिटी के नाम से है। फिर मैं कोटा आके और एक स्मॉल इंडस्ट्री में मैनेजर बन गया और लेटर ऑन 75 में मैंने जेके ज्वाइन किया और वहाँ पर जो है वेलफेयर ऑफिसर के रूप में काम किया, ऑफिसर कम्युनिकेशन के रूप में काम किया और डिप्टी जनरल मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन वाले काम भी किया। और अमूमन प्राइवेट संस्थान में आप देखते हैं कि मतलब जनरल मैनेजर की जगह काम लिया जाए और उससे नीचे वाले स्तर की तनख्वाह दी जाए। खैर उससे भी नहीं, मैं तो बिग गन्स की मीटिंग हुई, कई बार मुझसे पूछा गया कि क्या चाहिए आपको। मैंने कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ मिल रहा है वो बहुत है। अगर मुझे चाहिए तो काम चाहिए। मैं जिस पोजीशन पर काम कर रहा हूँ उस पोजीशन वाला काम अगर नहीं मिलता है तो मैं निराश होता हूँ, क्योंकि एक सफ़ेद हाथी जिसे कहा करते ना, कहावत है। तो मैंने कहा आप मुझे एक बड़ी पोजीशन पर रख लें और उस पोजीशन के लिए काम नहीं हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोग तो अपनी तनख्वाह मांगते हैं, प्रमोशन मांगते हैं, पदोन्नति क्या क्या मांगते हैं, लेकिन मैं कुल मिला के मेरा निवेदन ये रहा है हमेशा ज़िंदगी भर, जब से होश संभाला, मेरा एक निवेदन रहता है कि मुझे जो पोस्ट दी गई है उस पोस्ट का काम भी मुझे दिया जाए, ताकि मेरे मन को संतुष्टि रहे कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो ये है साहब मेरा जो। डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज जी, आपकी जो साहित्यिक यात्रा आपने प्रारंभ की तो किन किन विधाओं में आपने लिखा और अब तक कितना लिख चुके? देखिए, अब तक कितना लिख चुके ये तो कुछ बड़ा टेढ़ा सवाल है जी, क्योंकि मेरी कमी रही है मेरे अंदर कि मैं दुनिया भर के लोगों की तो रिकॉर्डिंग करता हूँ, लिस्टिंग करता हूँ, जो मेरी आदत है, क्योंकि मैं संपादन के क्षेत्र में भी रहा, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रहा। तो आप तो स्वयं पत्रकार होने के नाते समझते हैं कि मतलब पत्रकारों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। एक विषय कहना चाहिए कि सोशल साइंटिस्ट के रूप में, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में भी मेरी पहचान रही, एक अच्छे काउंसलर के रूप में पहचान रही। और एक बात आपको बता दूं कि एक जैसे अनशेयरेबल डिफ़िकल्टीज़, एक शब्द है अनशेयरेबल डिफ़िकल्टीज़। तो आई डोंट थिंक कि कोई होगा, अगर होगा तो पता नहीं, हो भी सकते हैं, मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, मेरे बराबर के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि अनशेयरेबल डिफ़िकल्टीज़ पर भी किसी ने कभी बात की हो। जो बात आप अपने माता पिता से नहीं कह सकते हैं, अपने मित्रों से नहीं कह सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से नहीं कह सकते हैं, वो आप बेखौफ मुझसे कहिए, वो मुझ तक रहेगी, आप तक रहेगी। उस पर मैं टिप्स दूंगा, क्योंकि एक काउंसलर के रूप में, एक प्रशिक्षक के रूप में मैं देश दुनिया में जाना जाता हूँ। तो उसमें भी मैंने इस तरह से काम किए। साहित्यिक यात्रा, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि 2000 कहना चाहिए कि 11 साल 12 साल असली लेखन में 12 साल की उम्र 12वीं क्लास में जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे ही कॉलेज में, जो अब पीजी कॉलेज बन गया, आगरा की एक तहसील है बाह, तो वहाँ मैं रहा। गोरखपुर में डिवीज़न में पैदा हुआ और 8वीं क्लास के बाद ही मैं इधर आ गया था। मध्य प्रदेश में हाई स्कूल किया, उसके बाद इंटर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, जो अब पीजी कॉलेज बन गया है बाह में। फिर उसके बाद जो है मैंने 69 में इंटर करके 71 में मैंने बीए किया, फिर एमए किया। तो रेगुलर करना होता था उसमें, तो आरबीएस कॉलेज आगरा से मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। बाद में जब मैं कोटा आ गया तो कोटा में एलएलबी और डीएलएल यहाँ से किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो एलएलबी जो है पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉज, लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट होता है। साहित्य के क्षेत्र में संकलन मेरे बहुत सारे छपे, इसकी गिनती नहीं है, मैंने लिस्टिंग नहीं की, 40 से 50 के बीच में कम से कम संकलन होगा। और कविताएं जो है हज़ारों में हो सकती हैं। और मेरी अपनी किताबें 2 छपी कुल मिला के, ये साझा संकलन बहुत सारे हैं। तो वो 2 जो मेरी अपनी किताब छपी, देखिए है सोच ले तू किधर जा रहा है, 2008 में छपी। उसके बाद ये 2013 में प्राण पखेरु। तो अब इधर जो है शॉर्ट में था परिचय जी। और ये इसका परिचय थोड़ा लंबा था जी। तो पहली किताब थी। तो सोच ले तो किधर जा रहा है। और मेरी सबसे पहली गज़ल जो थी, तो मैं मतला मसला, ये क्या होता है, मतला मसला और ये क्या बोलते हैं लास्ट में जिसमें शायर का नाम आ जाता है, मख्ता। तो मतला, मख्ता और मसला, ये 3 है नियम, इसमें गज़ल हो जाती है कम से कम 3 शेर। और आजकल जो पद्धति चल रही है, आजकल जो सिस्टम चल रहा है, उसमें 6 शेर 7 शेर ये स्वीकार करते हैं। तो उस समय ये किताब हिंदी उर्दू गज़ल संग्रह कही गई, क्योंकि उर्दू के शब्दों का बहुत आयत में। और इस किताब से की विशेषता ये मानी गई कि इस किताब से उर्दू के टीचर्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि ऐसा कैसे, तो उन्होंने बोला कि साहब इसमें 50 गज़लें हैं और ये संकेत और ये सब दिए गए हैं। तो इस तरह से हर गज़ल का इसमें संकेत है, भावार्थ हैं, उसके ओरिजिन कहाँ से हुआ है, यानी आसानी से समझ सकता है विद्यार्थी, कोई आसानी से समझ जाए। जैसे बाल्टी एक शब्द है, बिल्कुल। अब बाल्टी जो है, बाल्टी पूरे दुनिया में मशहूर है, आपके घर में भी, लेकिन इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, पुर्तगाली शब्द है। अच्छा। तो पुर्तगाली शब्द है और धीरे धीरे मतलब ये हिंदी में हो गया है। ऐसे एक कॉमरेड शब्द है, कॉमरेड, उसका भी मैंने इस्तेमाल किया है। तो वो कॉमरेड को जो लोग आमतौर पे अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन कॉमरेड जो है लैटिन भाषा का शब्द है, स्पेनिश में डेवलप हुआ और अंग्रेजी में ये मतलब प्रचलित हो गया। तो पूरी दुनिया में ऐसे कुछ साझा संकलन हैं। मुझ पे एक विशेषांक आया, यदि शेषामृत का मैं विशिष्ट संरक्षक हूँ। इस पे एक पूरे 67 पेजेज का ये विशेषांक आया और इसमें बहुत सारे लोगों ने कलम चलाई, कुछ लोगों ने जिन्होंने लिखा इस पर। इससे एक और ये जन जन नाद, इसमें तीन जो है भाषाओं में है, उर्दू, हिंदी और ये हाड़ौती। अच्छा, राजस्थानी मतलब माइड बसा।
तो ऐसा भी कोई है जो तीनों में है, बहुत बढ़िया। और मैं दोनों में हूँ, मतलब उर्दू वाले में, हिंदी वाले में। एक भारत के 21 परमवीर, भारत में 21 परमवीर हुए हैं। ये इंटरनेशनल काव्य संग्रह है, ऐसे कम से कम 5 या 6 7 होंगे मेरे, उसमें से एक ये पल्ले पड़ा। तो इसमें मैं हूँ, तो मैंने जनरल थापा पे लिखा। तो 21 में से 3 जो है ऐसे भी हैं जो जीवित ही परमवीर मिला उनको। मरणोपरांत की एक परंपरा है, लेकिन इसमें ही मैं छपा हुआ हूँ। तो ये साहित्यकार भाग 5 है, जिसमें ये 5 मुखाकृतियाँ हैं, और इससे पहले वाले ये 1 2 3 4 ये हैं। तो 5 में ये मैं हूँ। अवार्ड का जहाँ तक मामला है, अवार्ड की मैंने लिस्टिंग तो नहीं की, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, ब्लॉग जीन, मैगजीन, ई बुक्स, ई मैगजीन्स, ऐसे सब मिला करके, और जो है दूसरे जो पत्रिकाएँ छपती हैं, सरकारी को छोड़ दें अगर, तो गैर सरकारी संस्थाओं ने, विश्वविद्यालयों ने, जो ई समूहों ने जो मुझे अवार्ड दिया, वो आई थिंक 600 to 700 होने चाहिए। और एक चीज़ मैंने जानकारी विशेष कराना चाहता हूँ साहित्य जगत को, कि जहाँ जहाँ भी ये बात जाए, ताकि एक बात बुजुर्गों ने कही थी कि 40 साल की उम्र में अगर किसी को 500 अवार्ड मिल गए हों, तो मैं उसे अवार्ड नहीं मानता। मैंने उनसे पूछा कि क्यों, ऐसी बात क्या है? बहुत से लोग तो बड़े होनहार हुआ करते हैं भाई। 25 साल का, 18 साल का, 19 साल का अगर आदमी किसी पत्रिका का संपादक हो सकता है, तो 40 साल वाला अगर 400 अवार्ड ले लेता है तो क्या बात है? तो उन्होंने कहा सीधी सीधी बात है, 60 साल और उसके बाद की जो मैच्योरिटी है, यानी आप लोगों को सबको पता होगा कि मात्र 3 कहानी लिखने वाले को प्रेमचंद के समकक्ष मान लिया गया, जिसमें 2 कहानी का नाम मुझे याद आ रहा है, अभी मैंने फिल्म देखी, उसने कहा था, और एक है हार की जीत। तीसरी कहानी मुझे नहीं याद आ रही, उसने और कुछ नहीं किया। 3 कहानी, आई थिंक चंद्रधर शर्मा गुलेरी शायद नाम होना चाहिए। तो ये लेखन में अच्छा खासा मेरा रिकॉर्ड बना, बहुत बढ़िया। और मैंने इस बात की कभी परवाह नहीं की, आत्ममुक्ता का शिकार नहीं हुआ, न ही कभी ये मान के सोच के लिखा कि मैं किसी अवार्ड के लिए लिख रहा हूँ, या किसी नाम के लिए लिख रहा हूँ, बजने के लिए लिख रहा हूँ, या प्रकाशित होने के लिए लिख रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों ने, जिनको जैसे आपने याद किया, तब भी आपने याद कर लिया था, मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार भी आपने याद किया, और आप जो कर रहे हैं उसमें नवोदितों को भी जो है आप पूरे सम्मान के साथ बुलाते हैं। डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सर जी, आज वर्तमान में आप नवोदित जो साहित्यकार हैं उनको भी एक तैयार कर रहे हो, एक पाठशाला की तरह उनकी जो साहित्यिक रचनाओं को आप मतलब ठीक करते हो। तो किस तरह के साहित्यकार आपके पास जुड़ रहे हैं इस वक्त? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और ये आजकल का ही सवाल है, उत्तर आधुनिक काल है, चल रहा है ये। तो अभी लिखने के लिए तो देखिए बहुत कुछ लिखा जा रहा है, और ऐसे लोगों की बाढ़ आई हुई है जिनकी दुकानें चल रही हैं। तो एक कहीं से भी एक सूचना आती है किसी जरिए, क्योंकि मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ, एक कहीं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहीं राष्ट्रीय संरक्षक, विशिष्ट संरक्षक हूँ मैं, सहज विशेषांक जो शेषामृत का है। तो जो कुछ लिखा जा रहा है वो ज़्यादातर तो कूड़ा कचरा लिखा जा रहा है, सही है, जो किसी के काम नहीं आए। मुझे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की याद आ रही है, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं कि कवि भी थे वो। तो अब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कवि थे, लेकिन इस रूप में प्रचलित नहीं हो पाए वो।
वजह रही होगी। सही। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहीं लिखा है कि जिसमें कोई संदेश नहीं हो, जिसमें कोई लोक मंगल और जन हित की बात न कही गई हो, कही गई हो। सही। वो साहित्य नहीं है, वो कविता नहीं है। कि डॉक्टर ये प्रेमचंद डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य और अब डॉक्टर कहलाते हैं वो। जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत पहले कह दिया था कि जहाँ कहीं कोई संदेश ही नहीं है वो काहे की कविता। अब स्वांतर सुखाए के लिए आप एक तुकबंदी कर लें और उसे कविता कहने लग जाएं और उस कविता से देश को, दुनिया को, प्राणी मात्र को, जन समुदाय को कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा हो, तो वो नहीं है, पोइट्री नहीं है, वो कविता नहीं है, नाटक नहीं है, कुछ भी नहीं है वो। तो मैं अपने नए और पुराने साथियों को भी, मेरे से बड़े वालों को भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में कि कुल मिला के लिखने के लिए लिखने का कोई मतलब नहीं है, कहने के लिए कहने का कोई मतलब नहीं, ये पढ़ने के लिए पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट एम आई नाउ? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, दैट व्हाट आई आट टू बी। इसका मतलब यह है कि मैं जो कुछ हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे होना क्या चाहिए वो महत्वपूर्ण है। तो एक मनुष्य के रूप में हमें जो होना चाहिए, अगर उस तरीके का हम बिहेव करेंगे और उस तरीके की बात सोचेंगे तो कभी हमारे मन में ये बात आएगी ही नहीं कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। लिखूँगा और तब अंदर से जो कविता आएगी, हमारे अंतर्मन से जो कविता आएगी, कविता दरअसल होती वही है जो अंतर्बोध से निकलती है, अंतर्ध्वनि। तो अंतर्ध्वनि जब शब्द लेती है, आकार लेती है, वो कविता होती है सही मायने में। मुझे एक कविता लिखने में अगर 6 महीने भी लग जाएं तो मैं परवाह नहीं करता, लिखता हूँ। अपने बारे में बता दूं कि एक बार मैंने गीत लिखने का प्रयास किया और उसकी अभी लाइन याद आ रही है, स्मृतियों के दर्पण दरक गए इतने, आना था पास जिन्हें दूर हुए उतने। पूरे 7 साल तक उस पर कलम नहीं चली। अच्छा। नहीं चली, ठीक है। अब जब चली कलम तो वो गज़ल बन गई, तो मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, कुछ तो बनी। तो अच्छा, अब और मैं ये कहना चाहूँगा बड़ों से, बुजुर्गों से, बराबर वालों को, कनिष्ठों से, वरिष्ठों से, सभी से, कि आज हमने एक गज़ल लिखना शुरू की और पता लगा कि वो नहीं बन रहा है, ठीक है, अतिरेक नहीं आ रहा है अंतर्बोध से। एक्चुअली कविता हमेशा अंतर्बोध से आती है, जिसे अंतर्ध्वनि कहते हैं। उस अंतर्ध्वनि को मैं सुनता हूँ और उसे मैं आकार देता हूँ, मैं शब्द देता हूँ, तो आती है। ठीक है, मैंने गज़ल की शुरुआत की, एक मतलब बना। अब हमारे को दोहा आ रहा है, कहीं छोड़ दें उसे, दोहा लिखने लग जाए। दोहा में ठीक है, एक दोहा बन गया, 2 दोहा बन गया, 10 दोहा लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं, छोड़ दीजिए, जो आ रहा है वो। ऐसे 5, 7, 8 चीज़ें चल सकती हैं एक साथ। और जब आप फुर्सत में बैठेंगे, पन्ना पलटेंगे, तो जो चल रही थी उस पर आपकी कलम चलने लग जाए। ये स्वाभाविक रूप से चलती है ये कलम। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि उसको यहाँ फ्रंट पे जो छपा हुआ है शेषामृत में, ये फ्रंट पे एक मुक्तक छपा हुआ है फ्रेम में। तो संदेश के तौर पे आज जो मैं चाहता हूँ, इसको अगर मैं बड़ा हूँ तो लोग आशीर्वाद के रूप में ले सकते हैं, मंगल कामना के रूप में ले सकते हैं। उड़ सको खुलकर सहज आकाश देना चाहता हूँ, उड़ सको खुलकर सहज आकाश देना चाहता हूँ, जिंदगी को एक सुखद मधुमास देना चाहता हूँ, नफरतों से मुक्त हो जीवन तुम्हारा हर तरह, सब दुखों से अब यहीं आकाश देना चाहता हूँ। तो आपने जो ये कहा, पूछा
तो बड़ा अच्छा सवाल लगा और जवाब देने में मुझे बहुत मज़ा आया कि हालांकि मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन जीवन के किसी क्षेत्र से, अध्यात्म के किसी क्षेत्र से, कला के किसी क्षेत्र से, कि मैं नाटक से भी जुड़ा रहा हूँ लंबे। हाँ, आप कला संस्कृति से भी तो आपका जी। वो राय जुड़ा हो, बताएं आप कब से आपका जुड़ा हो रहा है इसमें? तो अभी क्या है कि बचपन से ही प्राइमरी स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो एक उत्तर प्रदेश में था मैं, तो वहाँ एक डिप्टी साहब आते थे, सब डिप्टी इंस्पेक्टर होते थे, सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। तो डिप्टी साहब आ गए, डिप्टी साहब आ गए, डिप्टी साहब आए, डिप्टी साहब नहीं आए, जैसे कोई सुनामी आ गया। तो ये स्थिति लोगों में आ जाती थी कि कुछ लोग तो भागते नज़र आते थे कहीं के, तो पता लगा डिप्टी साहब नहीं आए, कोई नरखादक आ गया, क्या हुआ। तो वहाँ पे एक कैंपफायर एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था। 5वीं क्लास का विद्यार्थी था, मेरे को याद आ रहा है बहुत अच्छे से। तो उसमें कई सारे स्कूलों को जोड़ा जाता था और डिप्टी साहब होते थे, रात भर प्रोग्राम चलता था वहाँ पर। तो वहाँ एक नाटक की तैयारी, हमारे प्रसार अधिकारी जो होते थे, तो उन्होंने, वो जूनियर स्कूल में पढ़ाते थे, जूनियर मिडिल स्कूल में, और हमारे स्कूल में बुला के उनको कुछ नाटक तैयार कराए गए थे। उसमें मैंने भी हिस्सेदारी की थी। तो वहाँ पे जाके मैंने जब उनका जो है उनको प्रस्तुत किया, उन छोटे छोटे नाटक प्रस्तुतियों की, तो वो वहाँ पर डिप्टी साहब ने उस ज़माने में मुझे 5 रुपए का कैश अवार्ड दिया। वो बहुत बड़ी बात होती होगी, बड़ी बात होती है उस जमाने में। तो उसके बाद अंतर से एक आवाज़ आई कि यार तेरे को नाटक में जाना चाहिए। उसके बाद जो है बीच वाली चीज़ों को अगर छोड़ दें, क्योंकि समय लंबा हो जाएगा, तो नाटक में लगभग के 300 स्टेज परफॉर्मेंस मैंने दिया है, जिसमें अभिनय, स्क्रिप्ट लेखन, स्क्रिप्ट राइटर के रूप में और डायरेक्टर के रूप में, और पर्दे के पीछे से जो आवाज़ आती है सूत्रधार के रूप में। तो कोटा में हम लोग कभी संगम के नाम से जुड़ते थे, कभी विकल्प के नाम से जुड़ते थे। उसके बाद सफदर हाशमी फेमस नाम है, तो सफदर हाशमी ने स्थापना की जन्नत मंच की दिल्ली में, और कोटा में मैंने जन्नत मंच की स्थापना की। तो ये तीनों बैनर से मिला के लगभग 300 स्टेज परफॉर्म किए। और अब जो है आज भी पटकथा संवाद और ये तमाम सब 1-2-3 फिल्मों के लिए भी लिखा, लेकिन वो फ्लॉप हो गई, कहीं राजनीति का शिकार हो गई, कहीं कुछ हो गई। और आध्यात्मिक संस्था है श्री रामचंद्र मिशन, से हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट भी कहते हैं उसको, और कान्हा शांति बनम हेडक्वार्टर है उसका। और हमारे जो ग्लोबल गाइड हैं वो हैं कमलेश डी पटेल, जिन्हें हम लोग सम्मान से दाजी कहते हैं। तो वहाँ नंबर 1 पे है वो विश्व में। और ऑनलाइन जो है मोदी जी की भी स्पीच हुई वहाँ पे, और खुद जो है मोदी जी ने विजिट की वहाँ पर, मैं वहीं था। और एक ऐसा भी दौर चला 2020 में कि जिसमें 3 बैचेज में करने पड़े थे। हमारे आदि गुरु लाला जी का, जिन्हें लाला जी ही कहते थे हम, श्री रामचंद्र जी आप फतेहगढ़, तो आदि गुरु थे हमारे, जो 1873 में आए थे। और उसके बाद नेक्स्ट 3 जो है डिपार्टेड, चले गए ऊपर। और फिर जो है अब चौथे और हैं वो के.डी. पटेल, जिन्हें हम दाजी कहते हैं, तो हमारे वो गुरु हैं। डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज जी, आपने जब साहित्य लेखन शुरू किया था तो एक ऐसा वाकया भी है कि आपने गज़ल लिखी थी, लेकिन गज़ल लिखना ही नहीं आता था और वो पूरे विश्व में चर्चित रही। क्या संस्मरण है इसके पीछे? ये देखिए, ये गज़ल सबसे पीछे ये गज़ल है।
सोच ले तू किधर जा रहा है। जी। अभी सोच ले तू किधर जा रहा है 50 गज़लें हैं। और एक ख़ास बात बताऊं कि 50 गज़लों में से मेरे 150 गज़लों में से मैंने 100 गज़लें खारिज कर दी। अच्छा। ये बड़ा कठिन काम है। बिल्कुल सर। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार इसमें माचिस क्यों लगाया, हमारे घर वालों ने कहा माचिस क्यों लगाया। मैंने कहा इंसान लोभी होता है, लालची होता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, 5 चीज़ों में से 3 चीज़ें परमात्मा की दी हुई हैं। काम, क्रोध, मद, इनसे बच नहीं सकते आप, कुछ भी कर लें, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन लोभ और मोह ये हमारा संसार है, हमारी रचना है। तो बहुत आसान नहीं है मतलब इनसे भी दूर हो पाना, लेकिन अभ्यास जन्य है। जैसे हम ध्यान करते हैं, 26 साल से हम जुड़े हुए हैं श्री रामचंद्र मिशन, इसको हार्टफुलनेस भी बोला जाता है। अच्छा। तो अब वो ध्यान में हम कुल मिला के ध्यान की एक प्रक्रिया है, और ध्यान हृदय पर होता है। और अभ्यास करते 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 एक पोजीशन ऐसी आती है कि हमें न दुख तोड़ता है, न सुख पागल बनाता है। अब ये छावनी चौराहे पर कोटा में पार्क है, एक चिल्ड्रन पार्क बोलते थे, जी। बहुत पुरानी बात है। तो वहीं पे मैं बैठे बैठे एक बात बता दूं कि मैंने जो कुछ भी लिखा है वो अब सब अंदर से आई हमारे, कहीं मैंने ज़बरदस्ती कलम नहीं चलाई। ये गज़ल आज भी पूरे दुनिया में बड़ी लोकप्रिय गज़ल है और सुनाए आप। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो देखिए मैं कैसे आए हमको हंसी जब तमाम रोते हैं, बहुत। कैसे आए हमको हंसी जब तमाम रोते हैं, थूकते हैं उन पर हम जो आंसुओं को बोते हैं, कैसे आए हमको हंसी। शेर देखें, बच्चे कुछ तरसते हैं मिट्टी के खिलौनों को, बच्चे कुछ तरसते हैं मिट्टी के खिलौनों को, ऐसे भी हैं बच्चे यहाँ, ऐसे भी हैं बच्चे यहाँ जो तारों संग सोते हैं, कैसे आए हमको हंसी। उनकी नींद गायब है मखमली बिछौनों पर, उनकी नींद गायब है मखमली बिछौनों पर, इनसे पूछो कैसे भला, इनसे पूछो कैसे भला कंकड़ों पे सोते हैं, कैसे आए हमको हंसी। हर जगह प्लीडिंग है, ये हंसी आ कैसे सकती है, ये तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे लोग तो देखिए, वहाँ ढेर तड़पन है एक बूंद आंसू पर। इसी समाज में वो भी हैं, इसी समाज में हम भी हैं, पैदा होने का तरीका भी एक ही है लेकिन वहाँ ढेर तड़पन है एक बूंद आंसू पर, वहाँ ढेर तड़पन है एक बूंद आंसू पर, यहाँ लोग जीवन ही अश्कों में डुबोते हैं, कैसे आए हमको हंसी। 2 शेर और हैं। बंगले जो बनाते हैं खून और पसीने से, अंबानी अडानी नहीं, मजदूर, राज मजदूर। बंगले जो बनाते हैं खून और पसीने से,
रोते हुए जिंदगी भर, रोते हुए जिंदगी भर, फुटपाथों पे होते हैं, कैसे आए हमको हंसी। और देखिए, मैं मख्ता नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि मख्ता में शायर का नाम आना चाहिए, इसलिए इसको गज़ल का आखिरी शेर कह के, आखिरी शेर कह रहा हूँ मैं गज़ल का, क्योंकि तब तक मैंने कोई तखल्लुस नहीं रखा हुआ था। यहाँ तखल्लुस आ गया, इसमें तखल्लुस आ गया, क्योंकि तब मैं सहज हो गया। यहाँ वहाँ ये शिकायत है, घाटा है करोड़ों में, वहाँ ये शिकायत है, घाटा है करोड़ों में, लेकिन यहाँ देखो जीवन भर फाके मस्त होते हैं, कैसे आए हमको हंसी। वाह रघुनाथ मिश्र साहब, बहुत बढ़िया गज़ल उस ज़माने की। जी हाँ, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी गज़ल है। 50 साल 53 साल पुरानी कम से कम। डॉक्टर रघुनाथ मिश्र जी आज जो साहित्यकार लिख रहे हैं, उन साहित्यकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह लिखा जाना चाहिए ताकि समाज के हित में वो हो? आजकल एक कमी देखता हूँ मैं कि बहुत बहुत वरिष्ठ लेखक और साहित्यकार लिख तो लेते हैं, लेकिन विधा उसमें दिखाई नहीं देती है, कला पक्ष जो है उसमें से गायब होता है। तो अब बहुत सारी विधाएं हैं, हाइकू भी एक विधा है जिसमें 5 7 5 में 3 लाइन होती है और अक्षर होते हैं, वो वर्णिक होता है। तो इन्हीं 17 अक्षरों में हमें पूरी बात कहनी होती है। हाइकू है पंजाबी, जापानी विधा है वो। तो हाइकू जापानी ही वर्ड है और यहाँ हाइकू को अख्तियार कर लिया गया, पहले पंजाब में आया, तो पंजाब में माहिया के रूप में आया। लेकिन माहिया मात्रिक होता है, 12 10 12 मात्राएं होती हैं उसमें, तो वो 12 10 12 मात्राओं में वो माहिया होता है। माहिया भी मैंने बहुत से लिखे हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे जो पूरे दुनिया में एक जैसा ही गाया जाता है, तो 12 10 12 मात्राएं। और एक हमारे ब्रदर ने, हमारे भाई ने, हम बहन भाई कहते हैं आपस में, हमारे मिशन में हार्टफुलनेस जो इंस्टीट्यूट है हमारा श्री रामचंद्र मिशन का, तो चरणप्रीत भाई ने गाया है इसको माहिया। और फागुन का आपने सुना होगा, फागुन फिल्म में एक दिल तोड़ के मत जाना, इस तरह सा कुछ है वो, तो बिल्कुल उसी तरह से गाया जाता है। तो यहाँ अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं सिर्फ वो बता देता हूँ, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है, मैं वो बन जाऊं, ये तेरी ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। यानी गुरु को पूरी तरह समर्पण, शरणागति गुरु के हवाले कर दिया कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है मैं वैसा बन जाऊँ। तो उसमें क्या है कि 2 बातें हैं। एक तो जब हम गीतिका लिखते हैं तो कोई ना कोई छंद होता है, विष्णुपद छंद है, उसमें चौपाई छंद है, और ये शास्त्रीय छंद है, बहुत सारे छंद हैं। अब क्या है, कभी और मौका मिलेगा कभी तो हम, तो मेरी मनसा भी है जी, आपको ठीक लगे तो कभी छंद पर ही बात करें। नहीं, बिल्कुल करेंगे सर। तो बहुत सारी विधाएं हैं और गीतिका हर किसी न किसी छंद पर आधारित होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि साहित्यकार कोई तब बनता है, ये अनुभव बताते हैं बड़े लोग, बुजुर्ग लोगों का ये कहना है
कि कभी तो बन जाएंगे आप, लेखक बन जाएंगे, लेकिन साहित्यकार अब तब कहलाएंगे जब कम से कम आपकी एक किताब छप गई हो। तो जैसे लिरिसिस्ट और पोएट, अभी अनजान का एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं, बड़े फेमस हैं और हमारे अभी भंडारे में उन्होंने कान्हा शांति बनम में गाया। तो गीत तो दिखाया गया उनका, लेकिन उन्होंने संबोधित किया समीर अनजान, आप सभी जानते हैं। तो उन्होंने पहली बार पता चला कि लिरिसिस्ट और पोएट में अंतर होता है। जो लिरिसिस्ट है वो कोई ग्राउंड दिए जाते हैं, कोई प्लाट दिया जाता है और कोई स्टोरी होती है, तो वो तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अब ये टपोरी की भूमिका में है कोई, तो उसके लिए गाना गा रहे हैं तो टपोरी बनना पड़ेगा। भिखारी की भूमिका में है, उस पर आपका गीत चल रहा है तो मैं तो भिखारी बनना पड़ेगा आपको पूरी तरह, तब कर पाएंगे। एक गीत को तैयार करने में तजुर्बे बताते हैं कि 1000 लोगों का सहयोग, 1000 लोग मिलके कहीं एक गीत तैयार करते हैं। और पोएट जो है, पोएट में भी तो बात वही है, मतलब लिरिसिस्ट को पोएट कह सकते हैं, लेकिन पोएट लिखता हो किसी फिल्म के लिए ज़रूरी नहीं, कहीं के लिए भी लिख सकता है, वो पोएट है। मतलब फिल्मों के लिए अगर आप जानबूझ के, जैसे आपसे कह दिया गया कि गौतम जी, मिश्रा जी, कपिल जी, ये आप इस पे लिखिए, तो अभी कटी पतंग गुलशन नंदा की, उसने कहा था, अभी मैंने एक फिल्म देखी, उसने कहा था, टाइटल ही वही था, उसने कहा था और बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने इसको कोर्स में पढ़ा था। तो हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही प्रबल हो। लेकिन रघुराज सिंह हाड़ा जी ने एक बार कहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, और मेरी किताब का लोकार्पण करते समय कहा था। एक मेरी किताब का लोकार्पण करते समय डॉक्टर प्रेमचंद विजयवर्गीय जी ने भी ये बात कही थी कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा लेखन वो मूल्याधारित लेखन हो। अच्छा, अब कहीं ऐसा भी नहीं हो, रघुराज सिंह हाड़ा जी ने कहा था कि ऐसा भी ना हो कि शिल्प के लिए कथ्य बलि चढ़ जाए, कुर्बान हो जाए। तो पहले तो भाव है, तो भाव नहीं होगा तो आप लिखेंगे क्या। लेकिन उस भाव को शिल्प की भी ज़रूरत है, शिल्प देना। अभी मैंने गीतिका जो लिखी है वो कहीं के छंद है तो छंद होना चाहिए। अभी दोहा है तो 13-11 में होनी चाहिए, कुंडलियाँ है तो पहला दोहा 13-11 में और बाद के 2 रोला होते हैं, उल्टा हो जाते हैं 11-13 में। तो सोरठा लिखनी है तो दोहा को उल्टा कर दो, सोरठा हो गया। तो इस पे बहुत ज़रूरी बात है कि कथ्य और शिल्प, भाव और कला, ये दोनों का निर्वहन हो। लेकिन अगर शिल्प की वजह से लिख नहीं पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए शिल्प को। मैं तो ये भी कहूँगा, आप शिल्प को छोड़ दीजिए, भाव तो पहुँचाए, लेकिन चीज़ ऐसी हो जो दुनिया में संदेश दे, रोशनी दे, इल्यूमिनेट हों लोग। और ऐसे भी बड़े बड़े खलीफा, बड़े बड़े वरिष्ठ साहित्यकार जिनके पास वक्त ही नहीं होता है कि आपको इस्लाह दें बैठ के, यहाँ तक कह देते हैं लोग कि आजकल मैंने इस्लाह देना बंद कर दिया है। तो ये वरिष्ठ और कनिष्ठ और जितने भी हैं सभी लोगों के लिए संदेश के रूप में। ये थे हमारे साथ साहित्यकार, अधिवक्ता डॉक्टर रघुनाथ मिश्र साहब। इन्होंने अपनी कई कृतियाँ लिखी है और आज जो नवोदित साहित्यकार हैं उनको एक नई दिशा दे रहे हैं, उनकी लेखनी को संवारते हैं और ये चाहते हैं कि ऐसे साहित्यकार सामने आए जो समाज को एक नई दिशा दे। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।